तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग और लियो हेंग ने रॉयल दावत को अटेंड किया, मगर उन दोनों के वहां आने से सभी लोग ऑफेंड हो गए। इतना ही नहीं, रॉयल फैमिली के बंदे यूआर ने चांगशिंग को बैटल के लिए चैलेंज किया, मगर उसका मुकाबला करने के लिए शुआनयुआन नाम का बंदा अरीना में पहुंच जाता है। उसने तो यूआर की काफी जम के धुलाई लगा दी थी, लेकिन शातिर यूआर ने उस पर धोखे से पॉइजन से अटैक कर दिया, जिसमें शुआनयुआन मौत के कगार पर पहुंच चुका था। हालांकि चांगशिंग ने समय रहते उसकी जान बचा ली। साथ ही साथ चांगशिंग यूआर के मेरिडियंस को भी ब्रेक कर देता है और उसका यही कारनामा देखकर शुआनयुआन ने उसे अपना मास्टर बना लिया। मगर इसी दरमियान टांग 36 चांगशिंग के लिए एक बुरी खबर लेके आया था। उसने बताया कि जू युरांग की शादी कहीं और फिक्स होने वाली है और यही बात चांगशिंग के सीधे दिल पर हिट हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टांग 36 की नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है। वो बता रहा था कि मिडलैंड कॉन्टिनेंट में 3 रेसेस बिलोंग करती हैं, जिसमें थी ह्यूमन, याओ और डीमन रेस, और इन तीनों रेसेस में से सबसे ज्यादा पावरफुल थी डीमन रेस। उन्होंने दूसरी रेसेस पर काफी ज्यादा अत्याचार किए, उन्हें बस खाने के लिए और गुलामी करवाने के लिए ट्रीट किया गया, जिसके चलते ह्यूमन रेस अब डीमन रेस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। उस वक्त एम्परर टाइजोंग ने नॉर्दर्न रीजन में न जाने कितनी सारी कैंपेन करी और फाइनली वो डीमन रेस को नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में भेजने में कामयाब हो गए। वो इलाका पूरी तरह से फ्रोजन था, मगर डीमन रेस को अभी तक कम्प्लीटली खत्म नहीं किया गया था और जब तक डीमन रेस जिंदा है तब तक इस दुनिया में शांति कायम नहीं होगी। तो इस डीमन रेस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए ग्रैंड जाओ डायनेस्टी को सदर्न रेल्म के साथ यूनाइट होने की जरूरत थी, लेकिन ग्रैंड जाओ डायनेस्टी की होली एम्प्रेस टियान हाई और सदर्न रेल्म का सोर्ड गॉड सूली एक दूसरे के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें से कोई भी इनविंसिबल मास्टर दूसरे को लीडर होता हुआ नहीं देख सकता था, जिसके चलते इन लोगों में अलायंस होना इम्पॉसिबल हो गया। मगर आज एक मैरिज के जरिए इस अलायंस को फॉर्म करने की एक अपॉर्चुनिटी है। ग्रैंड जाओ डायनेस्टी के डिवाइन जनरल शिजी की बेटी जू युरांग के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है और वहीं पर सदर्न सोर्ड गॉड के सबसे बड़े डिसाइपल क्यूशन जुन के पास भी एक स्पेशल ब्लड लाइन थी। वेल, इस क्यूशन जुन ने भी बड़े ही कम एज में ट्रू ड्रैगन ब्लड को अवेकन किया था। तो सभी लोगों का मानना है कि ट्रू ड्रैगन और ट्रू फिनिक्स की जोड़ी तो कमाल की होगी। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये लोग नॉर्थ एंड साउथ अलायंस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डीमन रेस के खिलाफ एक अलायंस फॉर्म करने के लिए इस शादी को तय किया गया। टांग 36 चांगशिंग से कहने लगा, मेरे भाई अब तुम्हारी फियांसी किसी और की होने वाली है। टांग 36 की ये सारी बातें सुनकर चांगशिंग काफी ज्यादा मायूस हो गया। वहीं पर जू युरांग भी एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही थी। भले यहाँ पर हमें जू युरांग का फेस दिखाया नहीं गया, मगर उससे ऐसी वाइब्स आ रही थी मानो चांगशिंग को मिस कर रही हो। इधर टाउन में किशी फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो कि इस टाउन की हजारों सालों की परंपरा है। टाउन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। कुछ लोग रिवर में दिए रिलीज करते हुए अपने प्यार के लिए दुआ करने लगे, मगर चांगशिंग पर तो ये फेस्टिवल मानो किसी कयामत जैसा टूट पड़ा था। भले ही उसने मैरो क्लिंजिंग थ्योरी को पढ़कर अपना मन बहलाने की कोशिश की, मगर उसका दिल उसे बार बार जू युरांग के पास ही ले जा रहा था। वो खुद को ही समझाने लगा कि मेरी तकदीर की रेखा काफी छोटी है, मौत कभी भी मुझे अपने साथ ले जा सकती और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी तकदीर को पलट पाऊंगा या नहीं। यही वजह थी कि मैं मिस जू युरांग को अपने साथ बांधना नहीं चाहता था। अगर मैं उससे शादी करता और बाद में मुझे कुछ हो जाता तो जू युरांग पूरी तरह से अकेली पड़ जाती। और वैसे भी नॉर्थ साउथ अलायंस हमारी दुनिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना खून खराबा किए इस अलायंस को एक शादी के जरिए फॉर्म किया जा रहा, इससे और ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। इस अलायंस के फॉर्म होने से सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर चांगशिंग को वो पल याद आने लगे जब बचपन में जू युरांग उसे कई सारे लेटर्स भेजा करती। भले ये दोनों आज तक मिल ना पाए, लेकिन चांगशिंग उससे पूरी तरह से अटैच था और इसी वजह से चांगशिंग ने फैसला लिया कि वो जू युरांग से मिलने जरूर जाएगा। वेल, इस चैप्टर का नाम था आई वांट टू सी हर। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक बड़ा सा पवेलियन हॉल दिखाया जाता है, जिसे काफी एलिगेंटली सजाया गया था। कई सारे कल्टिवेटर्स इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को विटनेस करने आए थे, क्योंकि ये रिश्ता पक्का होते साथ ही नॉर्थ एंड साउथ की अलायंस भी फॉर्म हो जाएगी। वहीं पर टांग 36 भी यहाँ पर पहुंच चुका था। वो कहता, अरे वाह, आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी है। वो सारे बुढ़े बिल से बाहर आ गए हैं जो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते। उतने में वहाँ पर प्रिंस चेन लियू के आने की अनाउंसमेंट हो गई। दरअसल ये प्रिंस चेन लियू रॉयल फैमिली का मेंबर था। होली एम्प्रेस टियान हाई ने इसे जानबूझकर यहाँ भेजा ताकि ये बंदा खुद होकर इस मैरिज को विटनेस कर पाए। वहीं पर टांग 36 का सीनियर उसे समझाने लगा कि आज खुद प्रिंस यहाँ पर आ चुका है, तो बिल्कुल भी कोई
कोई गड़बड़ी मत करना, वरना तुम्हारी वजह से हमारी तियांदाओ अकेडमी को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। वहीं पर डिवाइन जनरल शीजी अपनी वाइफ के साथ प्रिंस चेनलियो को ग्रीट करने पहुंच गया। प्रिंस चेनलियो भी शीजी को बधाइयां देते हुए कहने लगा कि आपकी बेटी जी यूरॉन क्यूशान के साथ शादी करने जा रही। अगर क्यूशान साउथ का ट्रू ड्रैगन है तो आपकी बेटी भी नॉर्थ की ट्रू फिनिक्स है। इनकी जोड़ी तो कमाल की होगी। इन दोनों की शादी ही नॉर्थ एंड साउथ अलायंस की बुनियाद होगी। तो आज के बाद मैं आपको डिवाइन जनरल नहीं बल्कि नेशन के पिलर के नाम से पुकारूंगा। आपने इस अलायंस की खातिर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जिस पर कमीना शीजी कहने लगा कि अगर मेरी बेटी की शादी होने से ह्यूमन रेस की भलाई हो सकती है तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ये तो हमारी जू फैमिली के लिए गौरव की बात है। और उतने में वहाँ पर कार्डिनल मेलिशा की एंट्री हो गई। वो अपने जूनियर जिन के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो यहाँ आते साथ ही जनरल शीजी से कहने लगे कि यहाँ आने से पहला मैंने फॉर्चून चेक किया था और मुझे पता चला कि आज का दिन काफी ज्यादा ऑस्पिशियस होने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसा अमेजिंग होने वाला है जिसकी हम में से किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। इधर टांग 36 गुस्से में कहने लगा कि हमारे कॉन्टिनेंट का हर एक पावरफुल बंदा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी तक मेरे भाई चांगशिंग का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं वो यहाँ पर कब आएगा। और इतने में ही अनाउंसमेंट हो गई कि साउथ रेल्म के रिश्तेदार अब यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोग साउथ रेल्म के इन वॉरियर्स को देखने के लिए बेताब थे और वाकई उनकी एंट्री भी उतनी ही ज्यादा जबरदस्त थी। आसमान से एक हेवनली स्क्रॉल वहाँ पर अपीयर हो गया, साथ ही ढेर सारा धुआं फैल चुका था और फिर उसी फॉग में से साउथ रेल्म के कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए। वेल यहाँ पर लीशान सोर्डसेक का ग्रैंड एल्डर शाओसोंग अपने 4 डिसाइपल्स के साथ आ चुका था। वहाँ मौजूद लोग तो अब शाओसोंग के बारे में ही चर्चा करने लगे और कहने लगे कि लीशान सोर्डसेक के पास बहुत ही पावरफुल 7 डिसाइपल की टीम है, जिसमें से 4 डिसाइपल तो यहाँ चले आए और अब हमें इन 4 डिसाइपल्स के नाम बताए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम था गुआन फेबाई, दूसरा है लियांग बानहू, थर्ड है कीजियान और चौथा था हांशी। वेल 4 डिसाइपल तो आ गए, मगर जिसकी शादी होने वाली थी वो क्यूशान यहाँ पर नहीं आया। भले ही सभी लोग इन चारों की तारीफें करने लगे, लेकिन टांग 36 के खून में मानो आग लग गई थी। वो अच्छे से जानता था कि ये चारों डिसाइपल अजूर क्लाउड लिस्ट के टॉप 10 रैंकिंग में शुमार हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करने वाला, क्योंकि ये लोग उसके दोस्त की दुल्हन को चुरा रहे थे। वहीं पर शाओसोंग अपनी चारों डिसाइपल्स को लेकर शीजी को ग्रीट करने लगा। वहीं पर शीजी भी उसका वेलकम करते हुए कहने लगा कि मैंने आपकी काफी सारी तारीफें सुनी थी और आज आपसे पर्सनली मिलने का मौका भी मिला। शाओसोंग ने बताने लगा कि माफ करना, मैं दूल्हे राजा को यहाँ पर नहीं ला पाया। दरअसल वो नॉर्थ की बैटल में शामिल हुआ था, लेकिन अभी तक वहाँ से वापिस ही नहीं आ पाया। तो शीजी कहने लगा कि हमारा होने वाला दामाद ह्यूमन रेस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा, इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या ही हो सकती। वेल उन दोनों के हॉल में जाते साथ ही टांग 36 कहने लगा कि ये शीजी तो एक नंबर का कमीना है, इसे ऑलरेडी पता था कि नॉर्थ एंड साउथ अलायंस फॉर्म होने वाली है, इसलिए तो मेरी दोस्त चांगशिंग की सिटी में आते साथ ही इस कमीने ने उस पर अटैक कर दिया। ये तो बस खुद की रेपुटेशन को अर्न करने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे रहा। और दोस्तों अब होती है एंट्री हमारे हीरो चांगशिंग की। आज वो स्टेट रिलीजियस एकेडमी के यूनिफॉर्म में था, जो कि चांगशिंग पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। वहीं पर लियोहिंग भी अपने मास्टर की तारीफें करने लगी। वो कह रही थी कि ये कॉस्ट्यूम आप पर काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा, जिस पर चांगशिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि ये प्रपोजल इवेंट तो हमारे कॉन्टिनेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की रौनक तो देखो, ऐसा लग रहा है कि मानो सभी को इसी मौके का इंतजार था। लियोहिंग तुरंत ही समझ जाती कि भले उसके मास्टर यहाँ के नजारों की तारीफें कर रहे, लेकिन वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा मायूस थे। उतने में एक सर्वेंट आकर लियोहिंग को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि प्रिंसेस ऑफ पिंग आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें आपसे एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, तो प्लीज क्या आप मेरे साथ चल सकती हो। हालांकि लियोहिंग ने उस सर्वेंट के साथ जाने से मना कर दिया। वो कहने लगी कि प्रिंसेस ऑफ पिंक का जो भी मैटर है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो मैं अपने मास्टर को छोड़कर नहीं जाने वाली। लेकिन चांगशिंग को लग रहा था कि हो सकता है ये मैटर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वो लियोहिंग से कहता है कि तुम जाकर उस प्रिंसेस से मिल के आ जाओ, मैं मेन हॉल में तुम्हारे वापिस आने का इंतजार करूंगा। जो सुनते साथ ही लियोहिंग फटाफट से उस सर्वेंट के साथ चली गई। और अब लियोहिंग के जाते साथ ही वहाँ पर मोयू अपीयर हो गई। वो चांगशिंग से कह रही थी कि ये अलायंस हमारे कॉन्टिनेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ही हमारे
हमारी ह्यूमन रेस का भविष्य टिका होगा। अगर तुम समझदार होते तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। अब मोयू को ये कौन समझाए कि दिल तो समझदार नहीं हो सकता। चांगशिंग खुद ही यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मोहब्बत उसे यहाँ पर खींच लाई। तभी चांगशिंग मोयू से कहता है कि मिस आप तो मुझे गलत समझ रही, मैं यहाँ पर कोई गड़बड़ी करने नहीं आया, बल्कि मेरा यहाँ आने का इरादा तो कुछ और है। लेकिन मिस मोयू उसे कुछ भी बोलने नहीं देती। वो कह रही थी कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा, जू युरोंग की शादी तुम्हारे साथ फिक्स है, तो शीजी अपनी बेटी की कहीं और शादी नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन रेस के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी किसी के सामने जिक्र मत करना। जिस पर चांगशिंग बताता है कि मैंने आज तक कभी भी जू युरोंग को हमारी शादी की कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती बांधने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस मिस से एक बार, लेकिन फिर से मोयू ने उसकी बात को काट दिया। वो कहती चांगशिंग तुम क्या सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल भी जू युरोंग के लायक नहीं हो। और इतना कहते साथ ही मोयू ने अपने लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर अटैक कर दिया। वेल ये कोई रियल हमला ना होकर एक टेलीपोर्टेशन था जिसमें चांगशिंग गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ लियो हेंग प्रिंसेस ऑफ पिंक पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी क्या कहा तुमने यहाँ पर बस मुझे गप्पे मारने बुलाया था। देखो तुम्हारे सर्वेंट ने बताया था कि तुम्हें मेरे साथ कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन तुमने तो मेरा वक्त जाया कर दिया। अब मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी जाया नहीं करना चाहती। और इतना कहते साथ ही लियो हेंग वहाँ से निकल पड़ी। मगर उतने में उस हॉल पर सेटअप किए गए सारे सील एक्टिवेट हो गए, जिसे देखते साथ ही लियो हेंग समझ जाती है कि प्रिंसेस ऑफ पिंक उसके मास्टर को हर्ट करना चाहती। तो लियो हेंग उसे गुस्से में ताना मारते हुए कहने लगी कि आज जू युरोंग की शादी उसी क्यूशान के साथ तय होने वाली है जिस क्यूशान को तुम बचपन से ही पसंद करती हो। क्या तुम वाकई क्यूशान को किसी और लड़की के साथ शेयर कर पाओगी? जिस पर वो बंदी कहने लगी कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, ग्रैंड जाओ कॉन्टिनेंट के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस लियो हेंग तुरंत ही अपना वेपन बाहर निकाल लिया। तो प्रिंसेस पिंग उससे कहती कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर तुमने गलती से भी मुझे हर्ट किया तो तुम्हारी बाइडी सिटी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो? तो लियो हिंग उस वेपन को अपने गले पर लगाते हुए कहने लगी कि तुम्हें ये किसने बोला कि मैं तुम्हें हर्ट करने वाली हूँ? मैं तो खुद को ही हर्ट करूंगी और फिर देखते ही कि हमारी बाइडी सिटी तुम्हारे साथ क्या करेगी। वेल लियो हिंग की इस धमकी को सुनते ही प्रिंसेस ऑफ पिंक काफी ज्यादा परेशान हो गई। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग को देख पाते हैं जो कि एक अलग ही स्पेस में पहुंच चुका था। साथ ही यहाँ पर उसे मोयू की आवाज आने लगी। वो चांगशिंग को बता रही थी कि मैं तो तुम्हें कब का ही खत्म कर देती, लेकिन मुझे जू युरोंग का लेटर मिला था। उसने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। तुम समझ रहे हो ना चांगशिंग, ये इवेंट हम सबके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर तुम समझदार हो तो इस realm से बाहर मत आना। वहीं पर चांगशिंग तुरंत ही समझ जाता है कि मोयू ने तो उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप किया है। इधर हॉल में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। सभी लोग आपस में चीयर्स करते हुए इस माहौल को एंजॉय करने लगे। इनफैक्ट चांगशिंग को भी इनके जश्न की आवाजें पूरी तरह से सुनाई दे रही थी। वो मायूस होते हुए कहने लगा कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा ही अपने इरादों को क्लियरली जाहिर किया, मगर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। खैर भले मैं इस फॉर्मेशन में ट्रैप हूँ, लेकिन अभी तक सेरेमनी खत्म नहीं हुई। इसमें 2 रिचुअल्स को पूरा किया जाएगा। पहले रिचुअल में वाइल्ड गुज गिफ्ट की तौर पर दिया जाएगा और दूसरे रिचुअल में हेवन एंड अर्थ को 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मुझे कुछ भी करके इस रिचुअल को पूरा होने से पहले वे यंग पैलेस में पहुंचना होगा। मैं जिस इरादे से आया था उसे तो मैं पूरा जरूर करूंगा। अब चांगशिंग का एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। सो अब इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला उसे ये जानना होगा कि ये फॉर्मेशन आखिर है कौन सा। वहाँ पर चांगशिंग को व्हाइट रॉक्स नजर आए, साथ ही एक प्लम ट्री और कोल्ड पुल था। इन तीनों का एक साथ होना इसका मतलब ये था कि ये एक टोंग पैलेस फॉर्मेशन है। सदर्न रिकॉर्ड्स में चांगशिंग ने इसके बारे में पढ़ा था। ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा यूनिक है। और अब चांगशिंग हमें इस फॉर्मेशन की कहानी बताने लगा। वो कहता है कि जब फाउंडिंग एम्परर ने प्रीवियस डायनेस्टी के खिलाफ बगावत की थी, तब उसने प्रीवियस एम्परर को इसी टोंग पैलेस के फॉर्मेशन में कैद रखा और इसी वजह से इस फॉर्मेशन को टोंग पैलेस ही नाम दिया गया। तो चांगशिंग अपनी मेमोरीज में मौजूद सभी स्क्रॉल्स को चेक करता है। यहाँ पर उसे टोंग पैलेस फॉर्मेशन की जानकारी मिल गई। उसमें लिखा था कि एम्परर टाइजोंग ने पूरी कंट्री पर हुकूमत की और तभी उसने ये बताया था कि वो इस फॉर्मेशन में थोड़ी सी सुधार करना चाहता है। तो उसने 24 सेजेस में से एक वांग जी से की मदद ली। साथ ही एक स्क्रॉल पर लिखा था कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। हालांकि चांगशिंग का सेरेमनी में जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो कहता है कि जिस एम्परर को इस फॉर्मेशन में कैद किया था वो 500 सालों बाद इसमें से बाहर आ गया। हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने कोई ना कोई क्लू छोड़ के रखा होगा। और अब सीन
शिफ्ट होकर हम मास्टर मेलिशा को देख पाते हैं। वो जिन को बताते हैं कि मेरा एक पुराना दोस्त चाहता था कि मैं एक फॉर्मेशन को ब्रेक करने में उसकी मदद करूं, तो मैंने उस फॉर्मेशन में प्लम ट्री को प्लांट किया। वेल वो दरख्त ही उस फॉर्मेशन की आंख है। हालांकि उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए उस पेड़ का खिलना जरूरी होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑफ पिंक ने लियो हेंग के सामने हार मान ली। उसने जैसे ही अपनी सील्स रिमूव किए, लियो हेंग तुरंत ही चांगशेंग की तरफ रवाना हो गई। पिंग उसे बताती है कि लियो हेंग अब वहाँ जाकर भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा मास्टर चांगशेंग सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाएगा। तो लियो हेंग ने भी उसे गुस्से में जवाब दिया कि चाहे तुम लोग कितनी ही चालबाजी क्यों न करो, तुमने चाहे मेरे मास्टर को कहीं पर भी ट्रैप क्यों न किया हो, मेरे मास्टर जरूर से वहाँ से बाहर आएंगे। तुम तो बस अब तमाशा देखती जाओ। वही दूसरी तरफ चांगशेंग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि इस प्लम ट्री में ही इस फॉर्मेशन की आए हैं, यानी कि यही पेड़ उसे फॉर्मेशन को ब्रेक कैसे किया जाए इसका क्लू बता सकता था। तो चांगशेंग आसमान में मौजूद सितारों का इस्तेमाल करते हुए गेट ऑफ लाइफ को ढूंढने लगा। तो अब वो प्लम ट्री की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लेक पर कूद जाता है। वो जानता है कि यहाँ पर एक और प्लम ट्री होगा और वही चांगशेंग को गेटवे टू लाइफ तक पहुँचा सकता है। मगर चांगशेंग ने जितने भी स्टार पोजीशन को कंबाइन किया था उनकी सारे कैलकुलेशंस बिगड़ने लगे। वेल इसकी वजह थी उस वाटर का सरफेस जो कि एक मिरर जैसे काम करता है। तो चांगशेंग ने दोबारा से अलग अलग स्टार पॉइंट को जोड़ना शुरू कर दिया, मगर अभी भी गेटवे ऑफ लाइफ उसके सामने ओपन नहीं होता। इसलिए चांगशेंग ने कई सारे स्टार पॉइंट्स के डिजाइन को फॉर्म कर लिया। उसे पता था कि इसमें से कोई ना कोई पैटर्न तो उसे गेटवे ऑफ लाइफ तक पहुंचा देगा। और फाइनली चांगशेंग को गेटवे ऑफ लाइफ मिल जाता है। उसे कोल्ड पूल में प्लम ट्री की एक और शेडो नजर आ रही थी, तो चांगशेंग ने तुरंत ही उसमें छलांग लगा दी और अब उस कोल्ड पूल से स्विम करते हुए सीधे एक चेम्बर में पहुंच गया। चांगशेंग ने देखा कि वहाँ पर एक और प्लम ट्री मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ मोयू ने देखा कि पहले वाला प्लम ट्री पानी में डूबकर दूसरा वाला प्लम ट्री बाहर आ गया। वो कह रही थी, मुबारक हो बच्चे, तुमने तो वांग जीसे के फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। मगर एक बंदे ने 500 सालों पहले इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया था, जिसके चलते इस फॉर्मेशन को दोबारा से डिजाइन किया गया। जो पहला गेटवे ऑफ लाइफ हुआ करता था वो अब गेटवे ऑफ डेथ है, यानी कि तुम सीधे मौत के कुएं में कूद चुके हो। वहीं दूसरी तरफ चांगशेंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैंने तो अब तक इस टोंग पैलेस से बाहर ही चले जाना चाहिए था, मगर मैं अभी भी इसी चेम्बर में फंसा हूँ। पता नहीं ये जगह कौन सी है, यहाँ पर इतना सारा गोल्ड कहाँ से आ गया। हो सकता है कि ये खजाने का तहखाना होगा। और उतने में वहाँ मौजूद प्लम ट्री अपने आप ग्लो करने लगा। साथ ही साथ एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन अवेकन होकर चांगशेंग के सामने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंशन में सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी थी। क्राउन प्रिंस चेनलियो सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कहने लगा कि आज हम सभी लोग मिलकर इस सेरेमनी को विटनेस करेंगे। जू युरांग और क्यूशान की एंगेजमेंट सेरेमनी अब स्टार्ट होगी। तो अब रिचुअल के अकॉर्डिंग लीशान सोर्डसेक का मास्टर शाओशंग सबको बताने लगा कि मैं लीशान सोर्डसेक की तरफ से जू युरांग का हाथ मांगने आया हूँ। हमारा डिसाइपल क्यूशान काफी ज्यादा लकी है जो उसे जू युरांग जैसी बंदी का साथ मिलेगा। साथ ही लीशान सोर्डसेक ने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वाइल्ड गूस को भी तोहफे में पेश किया। वेल इस वाइल्ड गूस के साथ साथ लीशान सोर्डसेक ने ढेर सारे तोहफे भी पेश किए थे। वहीं पर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया और दोनों फैमिलीज के सील उनके सामने पेश किए गए। जैसे ये ठप्पे उस कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाएंगे, क्यूशान और जू युरांग की सगाई कंफर्म हो जाएगी। मगर ये स्टैम्प्स तभी लग सकते हैं जब सेकंड रिचुअल पूरा हो। उसे 3 क्वेश्चन टू हेवन एंड अर्थ कहा जाता था। वहीं पर टांग 36 को तो अपने दोस्त चांगशेंग पर ही गुस्सा आने लगा। वो सोचता है कि थोड़ी देर में ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी, मगर ये चांगशेंग पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे भाई अगर तू अभी भी नहीं आया तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेचारा चांगशेंग तो उस ड्रैगन के सामने फंसा हुआ था। वो कहने लगा कि मैंने 3000 स्क्रिप्चर में पढ़ा था कि ड्रैगन एक मौत की निशानी है। अगर इस चेम्बर में ड्रैगन मौजूद है तो ये गेटवे ऑफ लाइफ ना होकर गेटवे ऑफ डेथ होगा। अरे नहीं, मेरे मास्टर ने एकदम सही बोला था कि मेरे जैसी बेकार किस्मत और किसी की नहीं। और उतने में वो ड्रैगन उस पर रोर करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तो चांगशेंग भी अपनी शॉर्ट ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। उसने जैसे उस ब्लू ड्रैगन पर अपनी सोड को पॉइंट किया, वहाँ पर चांगशेंग का गोल्डन ड्रैगन पहुंच जाता है। उस गोल्डन ड्रैगन ने आते साथ ही उस दूसरे ड्रैगन पर अपना पावरफुल हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वेल ये सब देखकर चांगशेंग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद उसे याद आता है कि अरे ड्रैगन रेस में तो गोल्डन क्लैन के ड्रैगन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता। इनफैक्ट गोल्डन ड्रैगन एक सुप्रीम है और मेरे मास्टर ने ऐसे ही गोल्डन ड्रैगन की विस्कर को काट के उसी से शॉर्ट ब्लेड फॉर्म की थी। और शायद यही वजह है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन अपनी रैंकिंग का इस्तेमाल करके इस दूसरे ड्रैगन को सप्रेस कर पा रहा। और उतने में ही कुछ गोल्डन चेन्स आकर उस ब्लू ड्रैगन को जकड़ लेती है। चांगशेंग तो तुरंत ही समझ गया कि ये ड्रैगन भी उसी
के जैसा यहाँ पर एक कैदी है। इनफैक्ट इसे तो डबल स्पिरिचुअल ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन में बांध दिया था और उतने में ही वो ड्रैगन गोल्ड चेन से घायल होकर सीधे चांगशंग के सामने नीचे पटक गया। इसलिए चांगशिंग अपनी तलवार पॉइंट करते हुए इस ड्रैगन से बात करने पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था कि इस ड्रैगन नेस्ट में ही शेंदू की अर्थ वेन मौजूद होगी, यानी कि यही वो एग्जिट था जहाँ से चांगशिंग बाहर जा सकता। लेकिन वो जगह काफी ज्यादा ऊंचाई पर थी और बेचारी हमारी चांगशिंग को फ्लाई करना नहीं आता, इसलिए वो तुरंत ही ड्रैगन को मस्का मारने चला गया। वो ड्रैगन की लैंग्वेज का यूज करते हुए उसे हेलो बोल रहा था। वेल चांगशिंग के मुंह से अपनी लैंग्वेज सुनकर वो ड्रैगन भी थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कहती है कि तुम तो मेरी भाषा जानते हो, जिस पर चांगशिंग कहता है कि हाँ थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन मैंने सीख ली थी, मगर मेरे मास्टर ने 3000 स्क्रिप्चर का आखिरी स्क्रॉल मुझे नहीं सिखाया। तो ड्रैगन उससे कहती है कि फिर तो तू भाड़ में जा, मगर चांगशिंग उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहने लगा सीनियर हम दोनों भी यहाँ पर कैद है और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा आप मुझे बिल्कुल खाना नहीं चाहती, तो प्लीज क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकती हो, और बदले में मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आकर आपको यहाँ से रिहा करूँगा। भले ही मैंने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू किया, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मास्टर जाइस के इस फॉर्मेशन को ब्रेक कैसे किया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके भी काम आ सकता हूँ। वेल वो ड्रैगन चांगशिंग को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी और उसे चांगशिंग की आंखों में सच्चाई नजर आई, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चांगशिंग को इशारा कर देती है। तो चांगशिंग भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए छलांगे लगाकर सीधे प्लम ट्री पर पहुंच गया और फिर यहाँ से उसने एग्जिट की तरफ एक जोरदार जंप लगा दी। तब तक उस ड्रैगन ने भी पीछे से आकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए चांगशिंग को बाहर की तरफ धक्का दे दिया। तो इस तरह से हमारा हीरो जोर जोर से चिल्लाते हुए एग्जिट की तरफ रवाना हो चुका। वही दूसरी तरफ एक लेडी लेक के पास बैठकर चाय को एंजॉय कर रही थी। वो कहने लगी कि बस अब एक आखिरी रिचुअल बाकी है, 3 क्वेश्चन टू हेवन एंड अर्थ, जैसे ये पूरा हो जाए ये रिश्ता कंफर्म हो जाएगा। मगर उतने में ही चांगशिंग एक धमाकेदार एंट्री के साथ पुल से बाहर आ गया। उतने में ही गिलहरी ने भागते हुए वहाँ से एक गमला नीचे पटक दिया। वो गमला तो सीधे उस लेडी के सिर पर पटकने वाला था, मगर चांगशिंग ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उसे कैच कर लिया। वो कहता है माफ करना मिस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, खैर प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग बड़ी तेज रफ्तार के साथ वेई यांग मैंशन की तरफ रवाना हो गया। वो लेडी तो चांगशिंग का ये एटीट्यूड देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो अपना फॉर्म चेंज करते हुए कहने लगी कि ये बंदा तो काफी ज्यादा रहमदिल है, अगर इसका लास्ट नेम चेन नहीं होता तो शायद इसे इतनी सारी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। गाइस हो सकता है कि ये बंदी कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस टियानहाई हो, लेकिन इसका नाम और इसके आइडेंटिटी के बारे में हमें फिलहाल कुछ भी बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ प्रिंसेस पिंग लियोहेंग के बारे में सोच रही थी। वो कहने लगी कि इस बंदी ने तो सिर्फ उस चांगशिंग की खातिर मेरे सामने जान देने की धमकी दी थी, क्या वाकई चांगशिंग इस लायक भी है कि उसे मास्टर बनाना चाहिए। इधर प्रिंस चेन लियो ने सेकंड रिचुअल को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें टोटल 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल था दुल्हन की फैमिली और रिलेटिव्स के लिए। चेन लियो ने पूछा कि क्या आप में से कोई भी क्यूशान और जू युरोंग की इस रिश्ते से नाखुश है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मगर सभी लोग इस शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। वही दूसरी तरफ चांगशिंग बड़ी तेजी के साथ इस मैंशन की तरफ आगे बढ़ रहा था और तभी प्रिंस चेन लियो ने एक और सवाल पूछा कि क्या हेवन एंड अर्थ में कोई ऐसा है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, मगर कोई भी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था। वहीं पर लियोहेंग अपने मास्टर को ढूंढने लगी और अब तीसरा सवाल पूछने से पहला ही चेन लियो ने स्टैम्प ऊपर उठा लिया। वो कह रहा था कि मेरा तीसरा सवाल इस पूरी दुनिया से है, क्या आप में से कोई भी इस रिश्ते के खिलाफ है। वे लियोहेंग और टांग 36 तो इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर जब तक चांगशिंग यहाँ नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रिंस चेन लियो देखता है कि कोई भी इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं, तो वो अपनी रॉयल फैमिली का स्टैंप उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर लगाने वाला था, मगर ये मोहर कागज के पन्ने को छू पाई इससे पहले ही उसे किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। वेल हमारा हीरो चांगशिंग वहाँ पर पहुँच चुका था और वो भी काफी कुल अंदाज में। उसे वहाँ देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए और गाइस ट्रस्ट में ये सीन वाकई जबरदस्त था। वो बड़े ही डैशिंग अंदाज में प्रिंस चेन लियो से कहने लगा कि हाँ मैं इसके खिलाफ हूँ और इसी जबरदस्त डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।